अब देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है जहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करें। ठीक। ये होता है आपका प्योर एसी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के सर रेस्पेक्ट में ईएमआई वेरी। खत्म हो गया। हाँ, और भी कुछ पढ़ना था? नहीं, चलिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करें, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जहाँ पे आपका डायरेक्शन कांस्टेंट रहे उसको हम लोग कहते हैं डीसी। और प्योर डीसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है उसको प्योर डीसी कहते हैं। ठीक है। डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तो आपका डीसी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहे तो प्योर डीसी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो प्योर एसी। अगर डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एसी। प्योर नहीं कहते हैं, प्योर कहते हैं उसको। जैसे ट्रायंगुलर भी होता है आपका, रेक्टेंगुलर भी होता है आपने। ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है और एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिंग है, मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स मतलब कि ऐसा होगा, पढ़ा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में आपका वोल्टेज या करंट ऐसे वेरी करता है साइनसॉइडली। या आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिंग करंट किसी भी रेजिस्टेंस को, अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट दे दूं, मैंने कहा कि कोई भी रेजिस्टेंस है इसको आपने ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया, वी एम साइन ओमेगा टी, और ये आर रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है। रेजिस्टेंस आपने क्या दिया, 10 ओम का दिया। अब यहाँ पर मैंने करंट मेजर किया, सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने टी इज इक्वल टू 10 मिनट, टाइम इंटरवल कितना लिया, 10 मिनट का। 10 मिनट में मैंने क्या देखा कि इधर कितनी चार्ज फ्लो हुआ। आपने कहा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1000 कूलम। मान लिया कि 10 मिनट में इस सर्किट में 10 ओम के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1000 कूलम। ठीक। अब सेम चीज, सेम रेजिस्टेंस लिया 10 ओम का, और इसको आपने किसके अक्रॉस लगा दिया, डीसी सोर्स के across। लेकिन ये वेरिएबल डीसी सोर्स है, मैं इसको वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल डीसी सोर्स है। तो आपने यहाँ पे क्या कहा, सबसे पहले मान लीजिए वोल्टेज आपने लिया 1 वोल्ट, टाइम इंटरवल वही लेंगे, सेम टाइम इंटरवल 10 मिनट। ठीक है। अब आपने सबसे पहले वोल्टेज लिया, आपने कहा कि 2 वोल्ट वोल्टेज लिया। अगर मैं 2 वोल्ट वोल्टेज ले रहा हूँ तो 10 मिनट में मैंने देखा कि 10 ओम के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो हुआ। आपने कहा यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ 400 कूलम। ठीक। फिर आपने वोल्टेज को चेंज किया, आपने कहा V इज इक्वल टू, मैंने 10 वोल्ट लिया, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिया, तो आपने कहा कि जो चार्ज फ्लो हुआ 10 मिनट में वो कितना हुआ, 10,000 कूलम, मतलब कि 1000 कूलम। ठीक। तो सेम टाइम इंटरवल में डीसी सोर्स की वो वैल्यू जिसके कारण सेम चार्ज फ्लो हो थ्रू द सेम रेजिस्टेंस जो कि एसी में हो रहा था। ठीक है। तो ये डीसी की जो वैल्यू है 10 वोल्ट, ये क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट एसी क्वांटिटी। ये 10 वोल्ट किसकी एवरेज वैल्यू है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू है। आगे सुनिए, ये डेफिनेशन अपने वर्डिंग में लिख लीजिए, थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरेज का सिग्निफिकेंस है। सर एक और बार रिपीट कर दो। मैंने कहा कि यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स को 10 ओम के अक्रॉस लगाया और कहा कि 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ 10 ओम के अक्रॉस, 1000 कूलम। अब 10 ओम को आपने वेरिएबल डीसी के अक्रॉस लगाया, यहाँ पे हम लोग डीसी सोर्स को वेरी कर सकते हैं। आपने 1 वोल्ट लिया तो उसके हिसाब से 100 कूलम आ रहा था 10 मिनट में। उसके बाद आपने
10 वोल्ट लिया, तो आपने कहा कि 10 वोल्ट डीसी सोर्स में 10 ओम के अक्रॉस 10 मिनट में 1000 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। तो ये जो 10 वोल्ट है उस एसी सोर्स का एवरेज वैल्यू है। आगे समझ में? नोट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। सिर्फ 3 लोगों ने ऑन करके बैठे हुए हैं, जूही, भावना और अर्जुन। तो वीकली अभी हम लोग 3 ही मॉक टेस्ट रखते हैं। एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद कंटिन्यूएशन में 5 रखेंगे, ठीक है? अब देखिए आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए वही 10 वोल्ट 10 ओम लिया और इसको आपने एसी सोर्स के अक्रॉस लगाया। अब यहाँ पे आपने कहा कि T इज इक्वल टू 10 मिनट में यहाँ पे कितना हीट जनरेट हुआ? हीट जनरेट हुआ आपका 500 जूल। रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस हीट जनरेट होगा अगर करंट फ्लो करेगा I²RT। तो आपने कहा कि 10 मिनट में 10 ओम के अक्रॉस कितना हीट जनरेट हुआ? 500 जूल। ठीक। अब आपने सेम काम किसके लिए किया? डीसी सोर्स लिया, वेरिएबल डीसी सोर्स। तो जिस पर्टिकुलर डीसी सोर्स के मतलब जिस पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज पे 10 ओम के अक्रॉस 10 मिनट में सेम हीट जनरेट हो जो कि एसी में हुआ था, तो उस डीसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट एसी क्वांटिटी। एवरेज के लिए हम लोग चार्ज को कंपेयर करते हैं और आरएमएस के लिए हम लोग हीट को कंपेयर करते हैं, हीट लॉस को। टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। लिख लीजिए, बेसिक डेफिनेशन है एवरेज और आरएमएस का। उसके मैथमेटिकली हम लोग आते हैं। हो गया? नोट कर लिया? Yes. हाँ। अब देखिए मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं। अगर मेरे को एवरेज वैल्यू लिखनी है तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एफ टी डी टी 1/T इंटीग्रेशन। सिंपल। एवरेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एवरेज मतलब कि हम लोग ऊपर क्या करते हैं? समेशन करते हैं। और समेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? इंटीग्रेट किया। तो ये आपने इंटीग्रेट किया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है। उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड किया क्योंकि एक्स एक्सिस क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करेंगे मतलब कि जो टाइम पीरियड है, तो ये आपको क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। ठीक। आरएमएस, अरे आरएमएस वैल्यू क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर मतलब कि फंक्शन का स्क्वायर कीजिए
इसका मीन लीजिए और उसका रूट लीजिए। फंक्शन का स्क्वायर किया, उसका मीन लिया, मीन के मतलब कि उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई, उसका रूट ले लिया, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गई, रूट मीन स्क्वायर। तो बेसिकली तो हम लोग यहाँ पे हर एक वेव फॉर्म का एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। किस किस का याद रखेंगे, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। पहला, साइनसॉइडल वेव फॉर्म, ये अगर साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, इसके लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है अर्जुन? 0। पिटाई करूंगा ना। सर फुल साइकिल के लिए 0 ही तो होती है। साइनसॉइडल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं 2 Vm/π या Vm/π, याद है? हाँ 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 हाँ। हम्म। तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू हम लोग किसके लिए निकालते हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए, याद रखिएगा। हमें डिफाइन करना है तो हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं। कितनी आती है वैल्यू, एवरेज वैल्यू बताइए। 0.637। मतलब कि Vm/π, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, मैं लिखवा नहीं रहा कुछ भी। एवरेज वैल्यू कितनी होगी और आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। आरएमएस तो हमेशा याद रखना है, Vm/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एसी में हम लोग इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आरएमएस, वीएम का मतलब क्या है, पीक वैल्यू। जैसे कि मैंने लिखा, V = 200 sin ω t, तो ये जो 200 है, यही क्या है, वीएम है, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मेरे को इसके आरएमएस वैल्यू लिखनी है तो कितना हो जाएगा, Vm/√2। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर, सुना है? रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म ये होता है। इसके लिए भी एवरेज वैल्यू क्या होगी और आरएमएस वैल्यू क्या होगी, मैं पूछूंगा कल की क्लास में, ये आप लोगों को दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख नहीं रहा। थोड़ी तो मेहनत कीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब याद रखिएगा, ऐसा सर्किट जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ये देखा है फिगर। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर वेव, ये सेम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ट्रायंगुलर वेव, फॉर्मूले इसलिए बोलो लिखने के लिए, इसको याद रखेंगे, आएगा तो डायरेक्ट आएगा लिखने के लिए, तो इसलिए कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं हम लोग। ट्रायंगुलर वेव आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब ट्रायंगुलर वेव है। हर तीनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। स्क्वायर वेव में आपका क्या होता है, ये भी वीएम होता है, वो भी वीएम होता है, एवरेज वैल्यू और ये वी एवरेज 2 Vm/π होता है, आरएमएस होता है Vm/√2। करना है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। हाफ वेव में क्या होता है, वी एवरेज होता है Vm/π, वी आरएमएस होता है Vm/√2, और यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर में होता है Vm/√3। देखिएगा, बुक वगैरह है ना सबके पास, ढूंढ सकते हैं ना, इतनी सारी चीजें ढूंढ लेते हैं तो इसको तो ढूंढ ही लेंगे। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एसी में देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको साइनसॉइडल, एसी का मतलब साइनसॉइडल वेव फॉर्म होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एसी का मतलब साइनसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं लीडिंग और लैगिंग।
एक वर्ड आता है लीडिंग और लैगिंग। तो लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या होता है कि करंट को देखते हैं, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट आगे आगे भाग रहा है या वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, वोल्टेज के अगर आगे आगे करंट दौड़े तो उसको कहते हैं लीडिंग, अगर वोल्टेज के पीछे पीछे करंट चले तो उसको कहते हैं लैगिंग। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। फेजर डायग्राम, देखिए एसी आप लोग कहीं से भी थ्योरी मत पढ़िएगा, कहीं से भी नहीं। जो पॉइंट बताएं बस उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरे तरीके से, अब बुक से कहीं से ही पढ़ेंगे उसमें दिया दूसरा तरीका, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। और थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी 4-5 पॉइंट बताऊंगा कि कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का मतलब होता है जैसे कि मैंने कहा कि V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी, ये V1 है। I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। I2 दिया हुआ है आपको 5 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। ठीक है, मेरे को फेजर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे ओमेगा टी के साथ कितना एंगल है? 0, ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ओमेगा टी पहले वाले में कितना एंगल है? 0। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे है। एंगल हमेशा याद कीजिए, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ने बताया था कि एंगल हमेशा हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 0 है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? वोल्टेज। एक एरो बनाना है, ये होता है फेजर। ठीक, और दूसरा I1, अगर I1 को देखूं तो यहाँ पे क्या ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। प्लस 30 डिग्री का मतलब, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये I1 है आपका, कितने एंगल पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे। उसके बाद है I2। I2 क्या है आपका? ओमेगा टी माइनस 60, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये। और ये एंगल कितने हैं? 6। यहाँ पे माइनस मत लिखिएगा, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ये होता है फेजर। अगर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको कहते हैं लीडिंग। अगर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको कहते हैं लैगिंग। तो वोल्टेज को रेफरेंस लीजिए और V के रेस्पेक्ट में I1 बताइए, I1 किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब I1 क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। I1 लीड्स वोल्टेज बाई 30 डिग्री। और उसी तरीके से अगर मैं लिखूं I2 लैग्स वोल्टेज बाई 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमारा पहला हो गया फेजर डायग्राम। हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? कौन कौन से? सर मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? लोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। बस 3 ही है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल लोड आपके पास सिर्फ 3 है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है। तो इसमें रेजिस्टेंस R। ठीक, इसमें हम लोग L नहीं लिखते, यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वैसे ही इंडक्टर है, इंडक्टर भी क्या करता है? जो भी इनकमिंग करंट आ रही है उसको अपोजिशन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग R लिख चुके हैं, लेकिन इंडक्टर तो एक अलग चीज है, तो इसलिए वहां पे भी अपोजिशन का मतलब तो है वही, रेजिस्टेंस ही है।
लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग कंडक्टर के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब भी वही है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम, जो रेजिस्टेंस की होती है। और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf/L, ठीक। उसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर, यहाँ पे भी सेम चीज, कैपेसिटर भी क्या करता है कि करंट को अपोज करता है। तो करंट को अपोज करते हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या है, ओम। और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2πf/c। क्लियर है। अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस के केस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। देखिए, ऐसे 2-3 कॉलम बना लीजिए, जो जो पॉइंट बोलते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, जिसको आपको याद रखना है। 3 कॉलम बना लीजिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस में लिखिए, करंट इज सेम फेज, करंट इज इन सेम फेज with voltage, with voltage. Next point, power factor of purely resistive circuit is unity. Unity का मतलब 1, ठीक। अब समझिए कि पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है उसका कॉस ले लीजिए, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो अभी आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है ना, सेम फेज का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में पावर फैक्टर क्या होगा, 1। ये सब थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इन सब पॉइंट्स को। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पे कुछ डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं। अब नेक्स्ट, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं इसमें। ये मान लीजिए वोल्टेज है तो करंट भी सेम फेज में होगा, ये है इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। इंडक्टर के केस में आ जाइए, जो सेकंड है आपका इंडक्टर। इसमें लिखिए, करंट लीड्स वोल्टेज, सॉरी लैग इंडक्टर है ना, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। देयरफॉर पावर फैक्टर इज, कितना होगा पावर फैक्टर, 0। और करंट लैग कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0, लेकिन ब्रैकेट में ले लेते हैं लैगिंग, ताकि पता चलेगी कि किसके लिए आ रहा है। इंडक्टर के लिए आपने लिखा है पावर फैक्टर 0, लैगिंग। लैगिंग का मतलब इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, याद रखिएगा। इसमें फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ये वोल्टेज है अगर, तो करंट कहाँ होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो लैग करेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया।
क्लियर है? कैपेसिटर में लिखिए करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट, पावर फैक्टर कितना होगा? 0। जीरो लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लीडिंग। लीडिंग। ठीक है, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में लिखिए लीडिंग। फेजर डायग्राम कैसा होगा? ये वोल्टेज है तो करंट क्या होगा? लीडिंग, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट है, आरएलसी, इसको अपने वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा दिए, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ये कैपेसिटर। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया आपने VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका VC, करंट आई। सिंपली याद कीजिए, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, 3 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में ऐड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 + R2 + R3, है ना? तो यहाँ पे क्या है, अभी आपने देखा कि जो करंट है रेजिस्टेंस में सेम फेज में, इंडक्टर में 90 डिग्री लैग कर रहा है और कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकालते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक दो बार बताए ग्राफ पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट, तो उसके लिए मेथड समझ में आना चाहिए कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है? करंट। तो करंट को सबसे पहले बनाइए, ये करंट है, फेजर डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, करंट को सबसे पहले आपने बना लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें VR, VR क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो 0। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में होगा वोल्टेज भी होगा। क्लियर है? VR। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है? इंडक्टर। करंट तो सेम इंडक्टर में भी, लेकिन इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उससे करंट आपका 90 डिग्री लैग करता है, मतलब कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो मतलब कि VL इस डायरेक्शन में होगा। देखिए वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लैग कर रहा है। उसके बाद आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट आपका 90 डिग्री लीड करता है, लीड करता है तो वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा, इसका मतलब वोल्टेज इधर होना चाहिए। देखिए इसके रेस्पेक्ट में क्या है? करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे नेट वोल्टेज लिखूं तो नेट वोल्टेज क्या है? नेट वोल्टेज इज इक्वल टू VR + VL + VC। ये तो है, तीनों को ऐड करेंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो आपको कुछ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ वोल्टेज है आपका VL और नीचे वोल्टेज है आपका VC। तुम लोग काइनेमेटिक्स में ऐसा करते थे ना कि ऊपर अगर 10 न्यूटन है और नीचे आपका 5 न्यूटन है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा 5 न्यूटन। और मैंने कहा 5 न्यूटन इधर है और एक यहाँ पे 4 न्यूटन है तो रिजल्टेंट इधर होगा। यही करते थे ना, सेम चीज यही है, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऊपर की तरफ VL है, नीचे की तरफ VC है, तो मैंने सपोज कर लिया, मैंने क्या सपोज कर लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक, तो VL इज ग्रेटर देन VC होगा तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? VL - VC ना। ठीक, तो VL - VC मतलब कि 10 और 5 न्यूटन को ऊपर आ गया 5 न्यूटन और इधर की तरफ था 4 न्यूटन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे VR को, तो रिजल्टेंट यही आएगा ना। रिजल्टेंट क्या है? V है।
ये तो है v इज इक्वल टू वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी, इन सबको ऐड किया तो आपको रिजल्टेंट मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट ऐड नहीं किया, वेक्टर एडिशन किया है। डायरेक्ट ऐड नहीं होता है इसी में क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन होता है। अब अगर यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखें, नेट वोल्टेज और नेट करंट, नेट वोल्टेज क्या है V और नेट करंट क्या है I। नेट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है? नेट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट किस डायरेक्शन में है? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो ये लीडिंग है कि लैगिंग है? Lagging. लैगिंग किस केस में होता है? इंडक्टर के केस Middle. में। इंडक्टर के केस में। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, आप जैसे कि ये डायग्राम दे दिया, ठीक है, डायग्राम ऐसा दिया कुछ, ये V दिया, ये I दिया, ये फाई दिया। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब लैगिंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के केस में होती है। प्योर इंडक्टर होता तो एंगल कितना होता? 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर नहीं है इसलिए एंगल 90 डिग्री भी नहीं है, 90 से कम है। और 90 से कम होगा इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस भी साथ में होगा, तभी 90 से कम आएगा। मैंने ये डायग्राम बना दिया, मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया, अब बोला कि सर्किट कैसा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर्किट कैसा है? आरएल सर्किट है। अगर प्योर 90 डिग्री बना देता तो क्या कहते हैं, सर्किट कैसा है? आप कहते हैं इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा तरीका, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे एलिमेंट तो तीनों लगे हुए थे, आर भी था, एल भी था, सी भी था, तो आपने कैसे कहा कि ये इंडक्टिव सर्किट है? मैं इंडक्टिव सर्किट तब कहूंगा क्योंकि एक्सएल और एक्सी दो आ रहे हैं, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी सर्किट वैसा बिहेव करेगा। मतलब जिसका ज्यादा ताकत है उस दर की तरफ सर्किट बिहेव करेगा। अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? इंडक्टिव। अगर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, लॉजिकली सोचिए, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो वीएल इज इक्वल टू वीसी होगा ना। ठीक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? वी आर। तो जो नेट वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वी आर के इक्वल ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो नेट वोल्टेज आपका किसके इक्वल हो गया? वी आर के इक्वल हो गया। तो मतलब कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गया ना। करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए तो सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगा? प्योरली रेजिस्टिव। Resistive. तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? वन। Unity. 1। तो ये कब होगा? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो ना। तो अगर मैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल, और ये होता है 1/2 पाई एफ सी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो एक्सएल और एक्सी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्वेंसी पे। तो जो इनकमिंग सोर्स की फ्रिक्वेंसी आती है ना, अगर उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करूँ तो यहाँ पे आपके एक्सएल और एक्सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। घर में कितनी आती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी? 60 50 60 हर्ट। हर्ट्ज। कितना कितना? शायद 60 हर्ट्ज होते हैं ना इंडिया में। 60 हर्ट्ज अमेरिका में होता है। 50. हाँ, वहाँ 110 वोल्ट्स होते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है क्या कि मैं कितना फ्रिक्वेंसी रखूं? अच्छा, एक ऐसी सिंपल बताता हूँ, जैसे हम लोग प्लेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब रनवे पे प्लेन खड़ा होता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा, पहले कुछ ऐसी आवाज़ नहीं आ रही होती है, लेकिन रनवे पे जहाँ पे उसको अपनी रेस को बढ़ाना है पहले वो खड़ा होता है, इंजन स्टार्ट होता है नीचे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे मोटर चल गए एक साथ। ठीक है, उसके बाद वो स्पीड अप लेता है, अब बहुत तेजी से स्पीड अप लेता है। इमेजिन किया है ने, मतलब देखा है ना, जब रनवे पे वो खड़ा होता है तो कई सारे मोटर्स एक साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नहीं कि जैसे कि मैं कार लेके निकला हूँ कि पहले 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 40 40 ऐसे करके स्पीड चल रही है। वो वैसा नहीं, आपको लगे एक ही बार में वो 100 पे पहुंच गया, 1-2 सेकंड के अंदर अंदर। बहुत तेजी से, ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से प्रेशर बना है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, और 200-300 की स्पीड में आता है तो वो टेक ऑफ देता है। ठीक है, एक ऐसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
इसे सिलेबस रिलेटेड नहीं, वो आ गया फ्रिक्वेंसी का टर्म मेरे को याद, मैंने बता दिया। तो वहाँ पे जो मोटर्स लगे होते हैं ना, तो वो बड़े बड़े मोटर्स होते हैं। ये नहीं छोटा सा मोटर टुल्लू पंप लगा दिया, नहीं, बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं उसके अंदर। और 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो मोटर्स लगे रहते हैं बेसिकली वो मोटर्स होते हैं एसी मोटर्स। ठीक है, एसी मोटर्स होते हैं। और लेकिन आप बोलेंगे कि ये प्लेन है तो प्लेन के अंदर एसी सप्लाई कहाँ से आ रही है? मेरे पास तो बैटरी है ना। तो बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको इन्वर्टर लगाते हैं। घर में भी ये होता है ना, इन्वर्टर लगाते हैं। देखा, बैटरी होती है उसके ऊपर एक बॉक्स बना रहता है। अगर बॉक्स को कभी ध्यान से देखेंगे उसमें एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे बना होगा, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली पर्पस क्या होता है आपका, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करने का। अगर आप देखेंगे ना, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में जाइए, तो एक एक कमरे के बराबर होती हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीन, अगर हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है तो। ठीक है। और प्लेन है और उसमें 7-8 मशीनें लगी रहती हैं, तो एक एक कमरे के बराबर अगर मैं मशीन उसके अंदर डाल दूं मोटर, तो उसका वजन सोचिए कितना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप कभी यूट्यूब पे डाल के देखिएगा कि उसमें जो मोटर्स होते हैं ना वो जो छोटे छोटे साइज के होते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मोटर छोटे छोटे साइज के हैं। लॉजिकली सोचिए, मैंने कहा कि यहाँ पे 1000 हॉर्स पावर का मोटर है प्लेन के अंदर, और वो छोटे साइज का है। लेकिन वही मोटर जब मैं फैक्ट्री में यूज कर रहा हूँ, तो वो आपके एक एक कमरे के बराबर है या उससे भी बड़ा है। ठीक है। तो प्लेन में मैं छोटा मोटर यूज कर रहा हूँ, वहां पे इतना बड़ा मोटर यूज कर रहा हूँ, क्यों? ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, तो मैं मोटर के साइज को छोटा बना सकता हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग का पेटेंट क्वेश्चन होता है ये। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, तो मोटर के साइज को छोटा कर सकता हूँ। तो जो प्लेन वगैरह में जो एसी सप्लाई आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स, 500 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स रखी जाती है, ताकि मोटर का साइज छोटे से छोटे मोटर को यूज कर सकूं वहां पे, सेम पावर, हाई पावर का। और लेकिन जो यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, आप कहेंगे वहां पे भी ऐसे ही कर लें। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, करोड़ों के आते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्स आ रही है, और मैं करोड़ रुपए का लगा के सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी चेंजर खरीदूं, और उसके बाद एक छोटा मशीन लगा दूं, सिर्फ साइज ही में तो चेंज आया ना। एक बड़ा मशीन ले रहा था, एक छोटा मशीन ले रहा हूँ। ठीक है। और उसके लिए मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंजर लगाना पड़ रहा है, और मैं करोड़ रुपए का फ्रीक्वेंसी चेंजर लेकर आ रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि मेरे में तो सिर्फ अंतर आ रहा है 10,000 का, बड़े मशीन और छोटे मशीन में, तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंजर क्यों लेकर आऊंगा? करोड़ रुपए बचाऊंगा ना, इसलिए फैक्ट्री वगैरह छोटे मशीन यूज नहीं करते, बड़े बड़े मशीन। चलिए, कोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कहा कि अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सेल और एक्सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, या मैं सिंपल कहूँ कि जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगे, उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या ऐसा कहूँ, जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर 1 हो जाए, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कई तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है? I/R। वैसे अगर इस वाले डायग्राम में देखें, तो VL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VL इज इक्वल टू I/XL। VC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? I/XC। और VR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I/R। तो VL माइनस VC, इसको क्या लिखेंगे? I XL माइनस XC।
अब इस वाले डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, ये ठीक है, इसको अलग से बना रहा हूँ। ये आपका क्या था, आई एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर क्या था, आई इंटू आर। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट तो वी निकाला था। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में क्या कीजिए, आई को पूरे से डिवाइड कर दीजिए। तो आई को पूरे से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर क्या आ जाएगा, आर। एक्सएल क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, एक्सी क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, आर क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका मैं रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट ये आएगा इन दोनों के बीच में कहीं। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। जैसे डीसी सर्किट में क्या पढ़ा था कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम को अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो हम लोग सिंपल कहते हैं 5 + 10 + 15, ये है नेट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 एलिमेंट को सीरीज में लगा दूं तो मैं नेट रेजिस्टेंस सिंपल तीनों को ऐड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपने देखा हर एक के बीच में एंगल अलग अलग होता है, मेरे को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो तीनों को नेट रेजिस्टेंस हम लोग वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसको कहते हैं इम्पिडेंस। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह देखें तो v इज इक्वल टू क्या होगा, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुके हैं एसी के। ठीक है, यही आरएलसी सर्किट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद कल हम लोग क्लास रखेंगे और एसी के कुछ 1-2 चीज़ें और असाइनमेंट डिस्कशन। मैं 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। बस इतना ही, एसी में से ज़्यादा मत पढ़िएगा। एक चीज़ रह जाता है आपका क्वालिटी फैक्टर, वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता क्या है। ठीक है, इससे ज़्यादा एसी में रिक्वायरमेंट नहीं है एसी का, लेकिन आपने देखा क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और क्वेश्चन होता है बहुत आसान है। ठीक है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि